जी स्टूडेंट्स, तो हम आगे जो है वो D4 सिस्टम को जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो अराइज़ होता है इस सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे हम जो है वो फिर दो केसेस जो हैं वो एट अ टाइम जो है वो देख सकते हैं। एक हमारे पास हाई स्पिन केस जो है वो अराइज़ हो सकता है, दूसरा जो है वो लो स्पिन जो है वो केसेस जो हैं वो अराइज़ हो सकते हैं। याद रखना है, हाई स्पिन केसेस जो हैं ये आपके पास वीक फील्ड जो है वो लिगेंड्स होते हैं, उनकी वजह से ये आपके पास जो है वो वजूद में आते हैं। जबकि यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो इसका जो है वो इसकी वजह बनते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के बनने की। तो सबसे पहले हम जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस को अगर जो है वो कंसिडर करते हैं तो हमारे पास ये देखें, ये जो है ये डी सिस्टम है। इसके अंदर जो स्प्लिटिंग होती है आपके पास ये T2G और EG जो है ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस T2G के अंदर आप देखते हैं कि आपके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आप पहले देख चुके हैं कि किस तरह से वो ग्रेजुअली फिल होते हैं। जबकि बात जब हमारे पास चौथे इलेक्ट्रॉन की आती है तो हाई स्पिन केस के अंदर वो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर चला जाता है, क्योंकि हाई स्पिन जो है वो वीक फील्ड की वजह से होता है। वीक फील्ड जो है उसके केस में ये स्प्लिटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। स्प्लिटिंग ज़्यादा ना होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को मौका मिल जाता है ऊपर जाने का। तो आपके पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 4। तो फ़र्ज़ किया हम कहते हैं कि ये हमारे पास अगर DZ स्क्वायर के अंदर जाता है तो हम ऑक्टाहेड्रल जो है वो सिस्टम, वही जो हमने स्ट्रक्चर जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस लिया था एक इसकी प्रेजेंटेशन के लिए X Y Z, तो हमारे पास जो DZ एक्सेस जो होता है, DZ आपके पास ये जो ऑर्बिटल है ये X एक्सेस के अंदर जो है वो मौजूद होता है। जब X एक्सेस के अंदर मौजूद होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मौजूद होंगे, D इलेक्ट्रॉन्स, ये D का आपके पास इलेक्ट्रॉन जो 4th है वो यहाँ पे मौजूद होगा। तो डेफिनेटली लिगेंड जो है वो जब यहाँ पे अप्रोच करेगा तो इनके बीच में जो है वो रिपल्शन जो है वो प्रोड्यूस होंगी। तो ये रिपल्शन जो हैं ये बाइस बनती हैं इसके अंदर जो है वो डिस्टॉर्शन का बाइस बनती हैं इस केस के अंदर। तो इसी तरह से ये डिस्टॉर्शन जो हैं ये आपके पास ये काफ़ी हद तक आप ये कह सकते हैं मार्क्ड डिस्टॉर्शन, दीज आर वेरी प्रोनाउंस्ड एंड दीज रिजल्ट इन द डिस्टॉर्शन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप जो है वो आप अगर इलेक्ट्रॉन आपने इसे D4 को इस DZ स्क्वायर के अंदर रखा, अगर सपोज मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए आप इसको दूसरे ऑर्बिटल के अंदर जिसको आप DX स्क्वायर Y स्क्वायर ले रहे हैं उसके अंदर आप इसको प्लेस करके देख लें, तो याद रखें कि आपके पास, आपको पता है, आप पहले देख चुके हैं कि आपके पास ये X एक्सेस है, ये Y एक्सेस है, ये Z एक्सेस है। तो ये आपके पास X स्क्वायर Y स्क्वायर जो है ये मैं अगर आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो दिखाऊँ तो यहाँ पे आपके पास ये X एक्सेस है, ये Y एक्सेस है। तो उनके जो डंबल्स होंगे वो इन एक्सेस के ऊपर जो है वो मौजूद होंगे। तो इन एक्सेस के ऊपर अगर वो मौजूद होंगे तो आपके पास जो लिगेंड है यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसके अंदर तो लिगेंड यहाँ से जब अप्रोच होगा तो यहाँ से भी रिपल्शन जो है वो पैदा होंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो D4 सिस्टम होता है ये रिपल्शंस चूँकि D ऑर्बिटल और लिगेंड के दरमियान में प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिस वजह से ये बाइस बनता है स्ट्रक्चर की जो है वो डिस्टॉर्शन के अंदर। और जब हम इसको आगे जो है वो समराइज़ करने जाएंगे तो वहाँ पे भी हम ये चीज़ जो है वो देखेंगे कि हमें जो है वो D4 सिस्टम जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोनाउंस्ड डिस्टॉर्शन जो है वो देखने को मिलती है। तो इसी तरह से जो है वो अगर जो है वो मैं इसके जो है वो एक जो है वो एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल के अंदर मेरे पास जो है वो मैंगनीज का केस है। Mn जो है इसका हेक्सा फ्लोरो जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसके अंदर ये आपके पास इस केस के अंदर ये आप ये कह सकते हैं कि आपके पास इसका जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर किसी हद तक जो है वो डिस्टॉर्शन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है ये आपके पास। और जो डिस्टॉर्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है वो आप ये कह सकते हैं कि इसी D4 जो है वो 4th इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है वो जो अगर वो इसके अंदर DZ स्क्वायर के अंदर DZ स्क्वायर ऑर्बिटल के अंदर आ जाता है तो यहाँ पे आपके पास जो है वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस हैं वो आपको जो है वो देखने को मिलती हैं। और इसको अगर जो है वो मैं स्ट्रक्चर की मदद से प्रेजेंट करना चाहूँ तो याद रखना है कि हमारे पास ये जो स्क्वायर प्लेनर के अंदर एक स्क्वायर प्लेन जिसके अंदर ये X और Y मौजूद हैं, यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर उनकी बॉन्ड लेंथ के अंदर जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो
फासला नहीं होता, जबकि आपके पास ये जो Z एक्सेस के अलॉन्ग जो होता है इसके अंदर स्लाइट जो है वो डिस्टॉर्शन आ जाती है, जिस वजह से आपका जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है। तो ये याद रखना है कि ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस के बारे में अगर जो हम बात करें तो इसको हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि आपके पास ये जो है वो ये सिमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर जो डिस्टॉर्शन आती है, the distortion in the symmetrical structures resulting from the partially filled d orbitals, ठीक है, ये आपके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स की वजह से इनके अंदर जो डिस्टॉर्शंस आएंगी वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस कहलाएंगी। और याद रखना है ये डिस्टॉर्शंस ना सिर्फ ये बॉन्ड की इलोंगेशन के अंदर बायस बन सकती हैं बल्कि इनकी चेंज के अंदर बायस बनती हैं, जब बल्कि ये आपके पास इनके जो बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है उस बॉन्ड एंगल के अंदर भी जो है वो डिस्टॉर्शंस का बायस बनती हैं कि ये जो बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट आपको एक जो है वो 90 डिग्री का नज़र आ रहा होता है, तो कहीं पे ये कम कहीं पे ज़्यादा जो है वो आपको देखने को जो है वो मिल रहा होता है। तो इसी तरह से आप जो है वो देख रहे हैं, तो अगर हमने ये डिस्टॉर्शंस को देखना है तो सबसे पहले हम जो है वो D4 से आगे जब हम D5 की तरफ चलते हैं तो D5 हम जो है वो स्टार्ट से बात उसको समराइज़ कर चुके थे कि D0, D5 और D10 जो है ये आपको जो है वो स्फेरिकल जो है वो इलेक्ट्रिकल सिमेट्री देते हैं, जिस वजह से जो है वो वहाँ पे डिस्टॉर्शन जो है वो पैदा नहीं होती और स्ट्रक्चर जो है वो आपके इंटेक्ट रहते हैं। ऐसा जो उनकी ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा, टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल ही रहेगा। तो हम जो है वो अब बात करेंगे डिस्टॉर्शन जो है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स के अंदर किस तरह से हमें जो है वो देखने को मिलती है। तो इसको मैं रेज़ करता हूँ जी। तो अभी हम देख रहे थे कि मैंगनीज का जो कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, ये D4 सिस्टम का हामिल है और इसके अंदर जो है वो आपको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे ये जो दो लिगेंड्स होते हैं ये क्वाइट अपार्ट होते हैं फ्रॉम द रिमेनिंग 4 लिगेंड्स जो कि उसी स्क्वायर के अंदर जो है वो स्क्वायर प्लेन के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो हम जो है वो फिर इस D4 सिस्टम के बाद आगे जो है वो D5 सिस्टम की तरफ चलते हैं। तो D5 सिस्टम के बारे में हमने पहले सुन रखा है, जैसा कि D0, D5, D10 कि ये तमाम के तमाम जो है स्फेरिकल इलेक्ट्रिकल सिमेट्री जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जब स्फेरिकल इलेक्ट्रिकल सिमेट्री प्रोवाइड कर रहे हैं तो इन केसेस के अंदर किसी किस्म की कोई डिस्टॉर्शन जो है वो पैदा नहीं होती। तो इसका मतलब कि D5 से फिर आगे हम जो है वो D6 की तरफ चले जाएंगे। D6 की तरफ हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे भी जो है वो डिस्टॉर्शन नहीं पैदा होती, D7 के अंदर भी नहीं होती है, D8 के अंदर भी नहीं होती। तो ये हम वो सिस्टम देख रहे हैं। जब हम D4 के ऊपर बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि ये जो है ये यहाँ पे हमारे पास आप हाई स्पिन और लो स्पिन सिस्टम जो है वो अराइज हो रहे हैं। तो इसको इस तमाम डाटा को अगर मैं जो है वो टेबलाइज करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से करूँगा कि मेरे पास जो है वो स्पिन सिस्टम जो है मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि ये मेरे पास सिस्टम है, हाई स्पिन सिस्टम है। इसके बाद यहाँ पे प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं और साथ में कमेंट्स हैं यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ तक जो हम मूव कर रहे हैं तो हमें जितनी भी हमने इनको 1 बाय 1 देख रहे हैं, D6 पे जा रहे हैं, D7 पे जा रहे हैं, D8 पे जा रहे हैं, कोई डिस्टॉर्शन नज़र नहीं आ रही, D10 पे जा रहे हैं, कोई नज़र नहीं आ रही, D9 पे आती है। तो उसको हम जनरलाइज कुछ इस तरह से करते हैं, D1, D2, D3, D4, D5. D1 is equivalent to D6. This is equivalent to D7. D3 is equivalent to D8. D4 is equivalent to D9. And D5 is equivalent to D10.
इसी तरह अगर हम इनको वन बाय वन देखें तो ये हमारे पास टेट्रागोनल एब्जॉर्प्शन जो है, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन जो है, वो एक्सपेक्टेड होती है इस केस के अंदर। एक्सपेरिमेंटली जब देखा जाता है तो एक्सपेरिमेंट के जो यहाँ पे कमेंट्स होते हैं उनको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, तो ये किसी किस्म के इसके अंदर कोई टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन जो है वो ऑब्जर्व नहीं होती। इसी तरह से D2 और D7 सिस्टम के अंदर भी यही है, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन जो है वो एक्सपेक्ट की जाती है लेकिन ऑब्जर्व नहीं होती। जबकि हम D3 की तरफ और D8 की तरफ जब जाते हैं, इस सिस्टम की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे नॉट ऑब्जर्व्ड। और अगर ये ऑब्जर्व नहीं होती तो हमें ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी हो जाती। एक बात याद रखें कि जो हम बात स्टार्ट से कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि D1 है, D2 है, D3 है, इनके अंदर एक्सपेक्टेड है क्योंकि डिस्टॉर्शन एक्सपेक्टेड है क्योंकि D के अंदर जो है वो और इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, रिपल्शन के चांसेस होते हैं। तो लेकिन एक्सपेरिमेंटली इस तरह की कोई बात जो है वो नज़र नहीं आई इन तमाम सिस्टम्स के अंदर। हम थ्योरेटिकली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आई। D4 के अंदर और D9 के अंदर ऐसी सूरत हाल एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। वो यहाँ पे आप इसको जो है उसको देखेंगे, यहाँ पे टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन जो है ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है इस सिस्टम के अंदर। और जबकि इस केस के अंदर बिल्कुल ये जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, नो डिस्टॉर्शन। अगर डिस्टॉर्शन नहीं है D0, D5, D10 सिस्टम की तरह, तो ये भी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, लफ्जी बात नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या चीज़ देख रहे हैं कि आपके पास ये जो हाई स्पेन सिस्टम है ऑक्टाहेड्रल केस के अंदर, यहाँ पे सिर्फ D4 और D9 सिस्टम जो है ये वायलेट कर रहे हैं, ये डिस्टॉर्शंस जो है वो शो कर रहे हैं, ये डिस्टॉर्शंस रख रहे हैं। जबकि बाकी किसी भी सिस्टम के अंदर आपको किसी किस्म की कोई डिस्टॉर्शन नज़र नहीं आती और ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फैक्ट्स हैं। तो इसी के साथ अगर हम लो स्पिन सिस्टम्स को जो है वो कंसिडर कर लें, लो स्पिन सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे उसने D6 सिस्टम दिया है और D6 सिस्टम के अंदर कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, जबकि इसके कंपैरिजन में आप इसके कमेंट्स में लिखेंगे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। D8 में जाएं तो लार्ज टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन जो है एक्सपेक्टेड है, और ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। दूसरे अल्फाज में ये इस ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के अंदर ये दो एक्सेप्शंस आपको नज़र आती हैं, बाकी पूरे के पूरे इस टेबल के अंदर आपके पास कोई भी सिस्टम जो है वो कोई किसी किस्म की डिस्टॉर्शन शो नहीं करता, सिर्फ ये दो एक्सेप्शंस हैं।
D8 लो स्पिन सिस्टम की और हाई स्पिन D4 और D। तो यही वजह है कि जब हम थ्योरी के अंदर बात कर रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि D5 के अंदर किसी किस्म की जो है वो कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, D6 के अंदर भी नहीं हमें शो होती, D7 के अंदर भी नहीं होती 8, जबकि D9। तो ये D9 के लिए उसने हमें बाकायदा एग्जाम्पल दे के जो है वो तसल्ली देने की कोशिश की है। किस तरह से कि वो आप उसको, उसने हमें मिसाल दी है, वो कहता है कि आप जो है वो कॉपर का टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स ले लें जो कि 4 कोऑर्डिनेटेड है, इसके अंदर D9 सिस्टम है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन आती है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, आम तौर पे तो हम ये कंसिडर कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ज़्यादा हमें देखने को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर ये देखने को मिलती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलती है वो ऑक्टाहेड्रल है, उससे कम टेट्राहेड्रल है और उससे भी कम स्क्वायर प्लेनर है। तो दर हकीकत जो स्क्वायर प्लेनर होती है वो दर हकीकत टेट्राहेड्रल से ही जब डेविएशन अराइज होती है तो हम स्क्वायर प्लेनर की तरफ मूव कर जाते हैं। तो एक्सपेक्ट इसका टेट्राहेड्रल होना चाहिए, 4 कोऑर्डिनेटेड है, लेकिन इसके अंदर इस D9 सिस्टम की वजह से इतनी डिस्टॉर्शन होती है कि ये स्क्वायर प्लेनर जो है वो ज्योमेट्री अडॉप्ट कर लेता है। और ये दर हकीकत लार्ज डिस्टॉर्शंस की वजह से है, जिनको आप एक्सपेरिमेंटली जो है वो देख भी चुके हैं कि किस तरह से जो है ये ज्योमेट्री जो है अराइज होती है और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आप हासिल कर सकते हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल सिस्टम का केस था जिसको आपने जो है वो खातिर में लाया। अगर हम इसके कंपैरिजन में टेट्राहेड्रल केसेस को जो है वो कंसिडर करें, अगर आप ऑक्टाहेड्रल सिस्टम्स को देख रहे हैं तो टेट्राहेड्रल सिस्टम को भी मैं यहीं पे जो है वो वाइंड अप करता चला जाता हूँ। जैसे आपको 2 एक्सेप्शंस यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये 2 केसेस जो है ये डेविएट करते हैं, लार्ज डिस्टॉर्शंस देते हैं। इसी तरह हम जब उसकी तरफ आते हैं टेट्राहेड्रल की तरफ, तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ। तो डिस्टॉर्शन इन टेट्राहेड्रल सिस्टम, तो याद रखें इस केस के अंदर ये जो पहले 2 केसेस हैं यहाँ पे किसी किस्म की आपको डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलती, जबकि हम इस D3 और D4 सिस्टम की बात करें तो आपको यहाँ पे टेट्राहेड्रल केसेस के अंदर जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि इस टेट्राहेड्रल सिस्टम के ऊपर आते हुए हम ये बात कहेंगे कि ये इतने ज़्यादा इनकी अबंडेंस नहीं होती, इनकी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये लेस कॉमन होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल सिस्टम्स। ऑक्टाहेड्रल सिस्टम्स के कंपैरिजन में ये कम होते हैं। तो हमारे पास ये बात हो रही है हाई स्पिन सिस्टम के हिसाब से। अगर आप इसका लो स्पिन सिस्टम जो है वो कंसिडर करें तो याद रखें, कहते हैं लो स्पिन सिस्टम्स की हमारे पास एग्जांपल जो है वो ना होने के बराबर है। ऐसा हमें कोई एविडेंसेस नहीं मिले कि लो स्पिन टेट्राहेड्रल सिस्टम्स जो हैं वो हमें देखने को मिले। उसकी भी एक वजह है, उस वजह को जो है मैं इससे आगे जो है वो बयान करने जा रहा हूँ। वो किस तरह से मैं करूँगा कि अगर हमने ये बात कर दी कि D1 जो है वो अपना बिहेवियर D6 की तरह शो करवा रहा है और D2 जो है ये D7 की तरह शो करवा रहा है, D3 D8 की तरह शो करवा रहा है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो इसके लिए मैं बाकायदा जो है वो आपको एक जो है वो देना चाहूँगा, इसको आप नोट कर लें, उसके बाद फिर इसको मैं रेज करता हूँ। तो नेक्स्ट हमने देखना है D1 सिस्टम किस तरह से इक्विवेलेंट है
6 सिस्टम के। तो इसके लिए मैंने एक रफ जो है वो जनरलाइजेशन जो है वो आप लोगों के लिए तैयार की है, उसको आप कुछ इस तरह से जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ होल्स, number of completely filled orbitals, number of partially filled orbitals, number of empty orbitals, ये एक आपको स्क्वायर सिस्टम जो है वो नज़र आ रहा है, जबकि ये इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है ताकि हम तमाम का तमाम जो टेबल के अंदर सिस्टम्स दिए हुए हैं उनको हम एक दूसरे के इक्विवेलेंट जो है वो किस तरह से आते हैं उनको हम अंडरस्टैंड कर सकें। ये याद रखना है कि जो फ्री मेटल आयन सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर, जैसा कि आपने देखा होगा, फ्री मेटल आयन सिस्टम के अंदर D2 जो है वो D8 के इक्विवेलेंट होता है। तो वो हमारे पास नंबर ऑफ होल्स के जो है वो कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो बात वाइंड अप हो जाती है कि किस तरह से D8 जो है ये D2 के बराबर है या D2 जो है वो D8 के बराबर है। लेकिन यहाँ पे इस केस के अंदर जब आप ये डिस्टॉर्शंस को कंसिडर कर रहे हैं तो हमें ये इसको ब्रॉड टर्म के अंदर लेकर जो है इसको वाइंड अप करना पड़ता है। तो देखिए, मिसाल के तौर पे आप इन तमाम सिस्टम्स में से जो आपको दिए गए हैं इनमें से कोई एक उठा लें। मैंने इसको बाकायदा जो है वो चेक किया है, 1 बाय 1 तमाम के तमाम इसके जो है वो ये आपको सिस्टम, ये स्क्वायर एक पिक्चर जो है, मॉडल जो है, ये आपको सारी की सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो दे देगा तमाम सिस्टम्स के लिए। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि आपने लो स्पिन सिस्टम को लो स्पिन के साथ और हाई स्पिन सिस्टम को हाई स्पिन सिस्टम के साथ कंपेयर करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने एक जो है वो स्प्लिटिंग जो है वो डी की लो स्पिन सिस्टम के ले लिया और दूसरी हाई स्पिन सिस्टम के ले लिया, तो वहाँ पे ये लागू नहीं होगा। अदरवाइज आप इसको टेट्राहेड्रल के ऊपर करें या ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के ऊपर करें तो ये आपके पास ये जो डिस्क्रिप्शन है ये वहाँ पे ये तमाम के तमाम जो एक्सप्लेनेशन है उसको जस्टिफाई कर देती है, उसको सेटिस्फाई कर देती है। जैसे आपके पास D2 जो है ये D7 के इक्वल था, D3 जो है ये D8 के इक्वल था। ये हाई स्पिन सिस्टम थे, ऑक्टाहेड्रल सिस्टम्स थे सपोज। तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, ये 5 d ऑर्बिटल्स हैं, एक तरफ मैं जो है इनको शो करवा देता हूँ, दूसरी तरफ मैं इनको शो करवा देता हूँ। तो देखें मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी और इधर इस तरह से स्प्लिटिंग हो गई, ये आपके पास T2G आ जाएंगे और ये EG होंगे। इसी तरह से आपके पास ये EG होंगे और ये T2G होंगे। अब सपोज मैंने ये वाला सिस्टम उठा लिया, D3 सिस्टम है, इधर आप D3 सिस्टम को देख लें और इधर आप D8 सिस्टम को रख लें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसके ऊपर इसकी मदद से आप इसको किस तरह से इक्विवेलेंट जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो याद रखें कि जब आपके पास कोई भी चीज़ आती है तो आपको ये इसके बारे में आइडिया ऑलरेडी है कि आपको ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स नज़र आ रहे हैं, ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। ये या तो इसके दो पहलू हैं, आप इन दोनों पहलुओं में से ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, या एट द सेम टाइम आप ये भी कह सकते हैं कि इनके अंदर 3 होल्स हैं, क्योंकि हर ऑर्बिटल के अंदर यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो जगह अवेलेबल है आप उसको होल का नाम देते हैं कि यहाँ पे होल्स हैं। इसी तरह इस केस के अंदर आप जो है वो अगर कंसिडर करना चाहें तो आपके पास तो ये पार्शली फिल्ड, ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी हैं। दूसरा पहलू इसका देखें तो इसके अंदर 2 होल्स हैं, एक होल इसके अंदर है, एक होल इसके अंदर है।
तो आपने क्या करना है कि दोनों में से आया कि आप इसको ले लें, आया कि आप इसको ले लें, इन तमाम पहलुओं में से कोई एक पहलू आप अपनी मर्जी से जो है वो कोई एक एस्पेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद उसको लॉक कर लें। लॉक करने के बाद आपको दोनों में से कोई एक चीज जो है वो क्लिक कर जाएगी। अब आए देखते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मेरे पास ये D3 सिस्टम है। D3 सिस्टम को मैंने लॉक किया कि 2 एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। अभी आपने उस तरफ नहीं जाना कि क्या सूरत हाल है। एम्प्टी ऑर्बिटल्स आपको यहां पे 2 नजर आ रहे हैं, 2 एम्प्टी ऑर्बिटल्स। एम्प्टी ऑर्बिटल के लिए आप जो है वो यहां पर रख रहे हैं, इसको लॉक कर लें। जब लॉक किया तो दूसरे के अंदर सर्च करने के लिए याद रखें या तो ये चीज क्लिक करेगी या ये चीज क्लिक, तो दोनों में से एक एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं होगा कि दोनों सेटिस्फाई कर रहे हो, दोनों में से एक कर जाएगी। आए देखते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं 2। नंबर ऑफ पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स आप देखना चाहते हैं तो देखिए नंबर ऑफ पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स 2 है। नंबर ऑफ पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, देखें क्या नंबर ऑफ होल्स हैं, तो इसके बिल्कुल इक्विवेलेंट है। 2 एम्प्टी ऑर्बिटल्स तो 2 ही आपको होल्स नजर आ रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है दोनों में से एक चीज जो है वो दोनों भी कर सकती हैं। जैसा अभी आपने देखा होल्स भी क्लिक कर गए, ये भी क्लिक कर गया। तो इस तरह से अब यहां पे बुनियाद क्या है कि आप इसको इस तरह से एक दूसरे के इक्विवेलेंट अगर कंसिडर कर रहे हैं तो इसका मकसद क्या है। इसका मकसद वही बात है जो मैंने स्टार्ट में की थी, जिसको मैं कह रहा था स्फेरिकल इलेक्ट्रिकल सिमेट्री। तो ये याद रखें कि ये स्फेरिकल इलेक्ट्रिकल सिमेट्री, ये जो जनरलाइजेशन मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, ये मैं उसी बात को सामने रखते हुए कर रहा हूं जिसकी बुनियाद पे हमने ये बात की थी D0, D5, D10 सिस्टम्स। ये जिसने हमें रिपोर्ट किया था उसी रिपोर्ट की ये जनरलाइजेशन है। देखें ये एम्प्टी है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये पार्शियली फिल्ड है, इसके अंदर 5 होल्स भी हैं। ये चूंकि आपको स्फेरिकल इलेक्ट्रिकल सिमेट्री प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसी सिस्टम के तहत ही आप जो है इन तमाम एजम्पशंस को एक दूसरे की इक्विवेलेंट कंसिडर करते हैं। अदरवाइज ये करना मुश्किल हो जाता है। ये मैंने ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के लिए लिया है, टेट्राहेड्रल सिस्टम के लिए भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एक मैं एग्जांपल आपको टेट्राहेड्रल सिस्टम की जो है वो दे देता हूं, आए उसको हम देखते हैं। इसको मैं रेज कर रहा हूं। तो देखिए हमारे पास अभी हम टेट्राहेड्रल सिस्टम को कंसिडर करेंगे। आप ऐसे ही ले लें, D2, D7 कर लें। इसके अंदर स्प्लिटिंग होगी तो कुछ इस तरह से आएगा। ये E कहलाएंगे और ये T2 कहलाएंगे। इसी तरह से ये भी आपके पास E होंगे और ये T2 होंगे। अब सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास D2 सिस्टम है, तो D2 सिस्टम के मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेस कर दिए। D7 करने के लिए मैं कुछ इस तरह से करूँगा, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखें 2 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, इसको आपने लॉक कर लिया। पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, कंप्लीटली फिल्ड आपको ऑर्बिटल्स जो हैं वो नजर आ जाएंगे। तो यहां पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि वो कह रहा है कि ये हमारे पास हाई स्पिन D4 सिस्टम जो होता है, मसलन हाई स्पिन D4 सिस्टम और लो स्पिन D8 सिस्टम, इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। वजह, आप ये स्पिन सिस्टम वायलेट कर रहे हैं। मैंने स्टार्ट में बात की थी स्पिन सिस्टम सेम रख के आप उनको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आम तौर पे ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो दे देते हैं, ये वाला सिस्टम भी। और यही वजह कहता है कि हमारे पास ये D4 और D8 जो है ये दोनों के दोनों हमें
हाई स्पिन सिस्टम के अंदर ये लार्ज डिस्टॉर्शंस देता है, लो स्पिन सिस्टम के अंदर ये हमें लार्ज डिस्टॉर्शंस देता है, और इनकी डिस्टॉर्शंस इतनी मार्क्ड होती हैं कि हमारे पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो आ जाती है। तो आगे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर के हवाले से, जिसको मैं अब जो है वो वाइंड अप करना चाहूँगा कुछ इस तरह से कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो किसी भी मेटल आयन का या सेंट्रल मेटल एटम का कहता है कि हमारे लिए उसका पता चलाना बहुत मुश्किल काम है जब तक हमें कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में नहीं पता। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि दो थ्योरीज हैं, दो अप्रोचेस हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट है जस्ट लाइक दैट ऑफ आयनिक बॉन्ड सिस्टम, एक कोवलेंट बॉन्डिंग थ्योरीज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट जो है ये लार्ज कोऑर्डिनेशन नंबर को फेवर करता है, जबकि कोवलेंट बॉन्डिंग थ्योरीज जो हैं वो हमें ये बताती हैं कि कोई भी जो स्ट्रक्चर होगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो लिहाजा इस पॉइंट पे कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम ये डिसाइड कर लें कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इतना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इतना होगा। तो यहाँ तक हमने जो सीखा है, इन तमाम स्पिन सिस्टम्स को सामने रखते हुए एक बात हम जो है वो जनरलाइज कर सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, जिसको हम स्कैंडाइड सीरीज भी बोलते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होगा। जबकि इसके कंपैरिजन में उसके नीचे जो सेकंड सीरीज है यट्रियम वाली, और थर्ड जो सीरीज है, सेकंड और थर्ड डी सीरीज जो हैं, ये लार्ज कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कंटेन करती हैं एंड दे मूव अप टू 8 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये एक हम जनरलाइजेशन जो है यहाँ पे डिड्यूस कर सकते हैं। हाँ, ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसके अंदर कमी आ सकती है। कैसे आ सकती है कि ये जो हम जो 6 या 8 की बात कर रहे हैं वो ऐसे आ सकती है कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड्स हैं वो साइज में बड़े हो गए हैं, बल्कि हो गए। अगर वो बल्कि हो जाएंगे तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो रिड्यूस होकर 4 तक भी हो सकता है। तो जिसके बारे में हमें रिपोर्ट किया गया है कि जो बल्कि लिगेंड्स मौजूद हो सकते हैं उनमें वो कुछ ऐसे हैं, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ऑक्साइड है। ठीक है, तो इनके आ जाने की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 तक जा सकता है। दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जो है वो कंसिडर करें तो उसके अंदर जो है वो ये सारा कुछ था। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके आइसोमरिज्म को जो है वो कंसिडर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।